जी, आगे हमने लास्ट टॉपिक की बात करनी है इस चैप्टर में से, दैट इज़ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एचआईवी। अब वो बता रहा है कि एचआईवी के साथ होता है ये सबसे पहले ना इनिशियल एक्यूट वायरल इलनेस होती है, जैसे फ्लू लाइक इलनेस किसी भी वायरल डिजीज की वजह से होती है। फिर उसके बाद एक क्रोनिक डिक्लाइन आता है सेलुलर इम्यूनिटी में, कि इम्यूनिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, और जो CD4 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट है ये सबसे ज़्यादा इनमें डिप्लेशन आता है, और फिर इवेंचुअली क्या होता है कि इतनी इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है कि बहुत सारी इलनेस हो जाती है उसको। फिर जब बहुत सारी इलनेस होना शुरू हो जाती है इम्यूनिटी डिक्रीज की वजह से, उसको कहते हैं अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये सारी जो डिजीज़ होती है इनकी लिस्ट हम आखिर में देखेंगे कौन कौन सी डिजीज़ है। अभी बात करते हैं उन डिजीज़ की जो गायनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। गायनी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है वो सर्वाइकल कैंसर है, सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेसिया है, ग्रेड 2 हाई ग्रेड स्क्वैमस इंट्राएपिथेलियल लेजन है। ठीक है, ये कुछ डिजीजेज हैं जो गायनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, और वेजाइना में भी इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेसिया हो सकता है। एचआईवी इन्फेक्शन जो है वो यूजली उन लोगों को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है जो रहते हैं वहाँ पर या ओरिजिनेट हो रहे हैं सब सहारन अफ्रीका से, और होमोसेक्सुअल मैन को और आईवी ड्रग यूजर्स को ये ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, वो ज़्यादा रिस्क पे हैं। अब उसके एचआईवी के अगेंस्ट जो है वो एक थेरेपी बनाई गई है, हाईली एक्टिव रिट्रोवायरल थेरेपी। ये क्या करती है, ये बहुत सारे लोगों को इसने रिलीफ दिया है, बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, उनकी फैमिलीज़ को रिलीफ दिया है। इससे इंडिविजुअल की अपनी हेल्थ भी मेंटेन हुई है, उनके पार्टनर और चिल्ड्रन को भी प्रोटेक्ट किया है। क्योंकि जब किसी इंसान को एचआईवी होता है, एचआईवी पॉजिटिव होता है, तो वो उसके पार्टनर को भी ट्रांसमिट हो सकता है, और दूसरा जो है वो चिल्ड्रन रिस्क पे होते हैं, स्पेशली डिलीवरी के दौरान और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। नेक्स्ट वो बात करें कि जो एचआईवी टेस्टिंग है, अब वो ऑफर की जाती है कि जितने भी 13 से 64 एज के लोग हैं और वो कोई मेडिकल केयर अचीव करें, यानी उनको किसी किस्म की डिजीज़ है, तो उनको ये ऑफर किया जाता है कि आप एचआईवी की टेस्टिंग भी करवा लें, और अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो फिर उसे जो है वो अर्ली ताकि ट्रीटमेंट दिया जा सके, अर्ली जो है वो उसको एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी मिल सके। आगे उसने गायनिकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस की बात की कि जो वुमेन एचआईवी इन्फेक्शन की होती हैं उनको यूजली जो है ना वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। और हमें पता है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस क्या करवाता है, उसकी जो जीनोटाइप 16 और 18 है ये सर्वाइकल कैंसर करवाती हैं। ये हमने लास्ट एक पूरा टॉपिक देखा है। तो इसकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस हो रहा है कि HPV 16-18 आ रहा है, और इसके अलावा सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेसिया, हाई ग्रेड इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेसिया, ये वाले जो लेजन है ना ये HIV की फीमेल्स को होते हैं। अगर कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है इसमें, कि अगर कोई फीमेल एचआईवी जो है ना पॉजिटिव है और वो एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी ले रही है, और अगर वो साथ कॉन्ट्रासेप्शन भी ले रही है, तो कॉन्ट्रासेप्शन का जो इफेक्ट है, जो इसकी एफिकेसी वो रिड्यूस हो जाती है। क्योंकि जो एंटीरिट्रोवायरल है ना वो लिवर का एंजाइम इंड्यूस करवा देती है, जब इंड्यूस करवा देती है तो उसकी वजह से इनकी बहुत तेज मेटाबॉलिज्म होता है कॉन्ट्रासेप्टिव का, और इनका इफेक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए जब कोई एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी ले रहा है तो साथ उसको नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन लेने का कहा जाता है, जैसे कंडोम या इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं, क्योंकि फिर जो हार्मोनल है उनका इफेक्ट बहुत कम हो जाता है। अच्छा, उसके बाद अगर एचआईवी पॉजिटिव वुमेन है, उसकी पार्टनर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, तो उसकी पार्टनर को प्रोटेक्शन इस तरह से प्रोवाइड की जा सकती है कि जो एचआईवी पॉजिटिव वुमेन है उसको ऑप्टिमल एचआईवी कंट्रोल प्रोवाइड किया जाए, मतलब इतना ज़्यादा उसके एचआईवी को कंट्रोल किया जाए कि बहुत मिनिमल जो है ना उसके ब्लड में एचआईवी वायरस हो, मिनिमल वायरल लोड हो। क्योंकि अगर उसका वायरल लोड मिनिमल होगा और अनडिटेक्टेबल राइबोन्यूक्लिक एसिड होगा उसके ब्लड में, वुमेन के यानी जो भी पॉजिटिव पार्टनर है वो मैन हो या वुमेन हो, अगर उसके ब्लड में वायरल लोड बहुत कम होगा और अनडिटेक्टेबल आयरन होगा, तो बहुत कम चांसेस है कि वो ट्रांसमिट हो। ठीक है, ट्रांसमिशन के पार्टनर को चांसेस बहुत कम है, इसीलिए उसको ऑप्टिमल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, और उसको टेस्ट करते जाना है उसके कि कोई और अगर एसटीआई है, क्योंकि अगर उसको एचआईवी है तो साथ कोई एग्जिस्टिंग बाकी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती है, तो उनके लिए भी इसको टेस्ट करना है और फिर फर्दर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। इसके अलावा जो कपल्स होते हैं जिनको एचआईवी है, अगर दोनों को है या दोनों में से एक को भी है, तो उनको फर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी डिफरेंट ऑफर किए जा सकते हैं, जो कि हमने सब फर्टिलिटी वाले चैप्टर में डिस्कस किए हैं। अब आगे आ जाता है कि अगर एचआईवी पॉजिटिव मदर है, उसका बच्चा है, उसकी किस तरह से मैनेजमेंट करनी है। तो सबसे पहली चीज़ तो वही कि जितनी भी प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं उनको एचआईवी अपना स्टेटस पता होना चाहिए कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और अगर कोई गॉड फॉरबिड पॉजिटिव हो तो उसको हाई क्वालिटी मेडिकल और ऑब्स्टेट्रिक केयर देनी चाहिए, उसको एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी शुरू करवा देनी है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि उसका जो वायरल लोड हो वो मिनिमल रहे। बिल्कुल वैसे ही जैसा पार्टनर के केस में मैंने बताया ना कि अनडिटेक्टेबल वायरस होना चाहिए, वायरल लोड मिनिमम होना चाहिए सीरम में, बिल्कुल वैसे ही बच्चे के लिए भी है कि माँ का जो वायरल लोड है वो मिनिमम होना चाहिए अगर माँ को एचआईवी है तो, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, और फिर ही जो है उन यूनिट को प्रोटेक्शन मिल सकती है। अब मदर टू चाइल्ड जो ट्रांसमिशन होती है ना वो दो केसेस में होती है, एक तो अगर बर्थ के दौरान यानी जब बर्थ कनाल में से बच्चा गुजरेगा, दूसरा ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन ही होता है, ये नहीं होता कि बच्चा यूट्रस में है और माँ को एचआईवी है तो उसको यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं होता। अगर जो है ना वो ऐसा एक केस में हो सकता है कि अगर आप इस तरह का कोई इंटरवेंशन करें जिससे प्लेसेंटा डिसरप्ट हो और माँ का जो है ना वो ब्लड बेबी की सर्कुलेशन में इंटर हो और प्लेसेंटा ब्रीच हो, जैसे कि एमनियोसेंटेसिस में होता है, उस केस में ऐसा हो सकता है। एमनियोसेंटेसिस हमने ऑब्स में देखना है कि एक तरह का ना प्रोसीजर होता है, स्क्रीनिंग के लिए करते हैं डिफरेंट डिजीज की, तो उस केस में जो है ना बेबी को यूट्रस में भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। अब हम मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को बचाने के लिए भी कर सकते हैं कि प्री लेबर सी सेक्शन करवा लें कि बच्चा जो है वो डिलीवरी टाइम बर्थ कनाल से ना गुजरे। और 2-3 और उसने रिस्क
डॉक्टर बताया कि अगर प्रोलॉन्ग रप्चर हो मेम्ब्रेन का या इन्फेंट की स्किन ब्रीच हो जाए, इस तरह का कोई इंटरवेंशन हो या इस तरह की कोई डिजीज़ हो या इस तरह का कोई मसला, तो उस केस में भी एचआईवी की ट्रांसमिशन हो जाती है बेबी को। ठीक है। अच्छा, इन रिस्क को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? अगेन वो बार बार वही बात कर रहा है कि मदर को इफेक्टिव कंट्रोल देना है, मदर का वायरल लोड मिनिमम होना चाहिए, अनडिटेक्टेबल जो है ना वायरस उसके ब्लड में होना चाहिए, अनडिटेक्टेबल आरएनए होना चाहिए। बाकी एक परसेंटेज उसने बताई ये इंपॉर्टेंट है कि जो एचआईवी है वो इन्फेंट को ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान 3% चांसेस होते हैं एचआईवी ट्रांसमिशन होने के, इसीलिए जहाँ पर फार्मूला फीडिंग सेफ है वहाँ पर प्रेफर ये किया जाता है कि फार्मूला फीडिंग ही यूज़ की जाए, ब्रेस्ट फीड ना करवाया जाए। लेकिन अगर कहीं पर फार्मूला फीडिंग सेफ नहीं है और उससे बेहतर जो है ब्रेस्ट फीडिंग है, तो फिर ये करते हैं कि फर्स्ट 6 मंथ सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग दी जाती है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, और उसके बाद वीनिंग करवाई जाती है, उसके बाद ब्रेस्ट फीड नहीं करवाना। मतलब मिक्स नहीं करना, ये नहीं करना कि वीनिंग भी चल रही है ब्रेस्ट फीडिंग, ऐसा नहीं करना। ठीक है।